हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और फिर से नेशनल मूवमेंट में ही ये क्लास है और ये क्लास है आपकी महिलाओं की भूमिका पर। फ्रीक्वेंट पूछा गया है ये प्रश्न। हो सकता है 2020 में ना आए, क्योंकि ये प्रश्न आपका 2018 में भी आया है, फिर 2017 में भी पूछा है। हो सकता है 20 में ना आए और आ भी जाए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अक्सर ही पूछा जाता है। तो 20 में आपसे इसको उम्मीद कर सकते हैं। तो देखो, हम संभावित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लेकर चलेंगे, जिससे अक्सर ही प्रश्न बन रहा है। तो वैसे सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, और जिस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक कवर कराने वाली हूँ, अभी तक आपने इसको इस तरह से कवर नहीं किया होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी, जहां पर आपकी तैयारी आकर कंप्लीट होती है, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है और यहाँ आकर आपको सब कुछ मिलेगा। तो फटाफट एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिए, और इसी पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो कुछ सब्सक्रिप्शन के पहले भी आपको कुछ फ्री क्लासेज यहाँ से मिल जाएंगी, और सब्सक्रिप्शन के बाद तो आपको खजाना मिल जाएगा। खजाना, जिसमें खजाने में एक मोती होगा जो पोस्ट होगा आपका आईएएस का। तो सब्सक्रिप्शन लीजिए। अभी ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, कई बार आप थोड़ा स्मार्ट बनते हैं, स्मार्टली सोचते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों वेस्ट करूं पैसे, लेकिन इतना सा ही आपको कहाँ तक लेकर जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो आप सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। बड़े बड़े गोल के लिए छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखते, और अगर आप कैपेबल हैं तो आप जरूर इस सब्सक्रिप्शन लीजिए। बाकी जो कैपेबल नहीं है उनके लिए तो हम यहाँ पर क्लास लेते ही रहते हैं, और उसको आधार बनाकर आप तैयारी कर रहे हैं। जहाँ कोई समस्या हो आप बताते रहिएगा मुझे मैसेज करके। तो 44,550 रुपये में आपका 1 ईयर का है, और 64,800 रुपये में 2 ईयर का है, और 81,000 में 3 साल का है, जो 12th के बाद से ही तैयारी करना चाहते हैं। वो प्लस के चार्जेज हैं। आइकॉनिक आप लेते हो तो 62,550 रुपये में 1 साल का, 96,300 में 2 साल का, और 1,26,900 में आपका 3 साल का ये कोर्स है। रिंकू लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा कोड है। और अब आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये फी देना होगा। 24,750 में 1 साल का है, पूरे 1 साल की फी है। ठीक है, और 1 साल में आपको मतलब बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी ऑप्शनल की। तो ये 24 महीने और 3 साल वाला उनके लिए है जो 2 साल बाद 3 साल बाद परीक्षा देना चाहते हैं, ये उनके लिए है, ताकि आप टच में बने रहें। तो सब पर ही रिंकू लाइव कोड यूज करना है आपको। रिंकू लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, और मेरे इस कोड के साथ आपको ना सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा बल्कि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, और एक अच्छा आपको एक ग्रुप मिलेगा, एक जिसमें आप तैयारी करते हुए आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक बेहतर एनवायरनमेंट में आ गए हैं, साथ भी आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम लिंक है सॉरी, यहीं पर आपको मुझे कांटेक्ट करना है, और यहीं पर आपको मेरी क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा। 1 सेकेंड। हाँ जी,
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं महिलाओं की भागीदारी पर। सबसे पहले नेचर समझते हैं। यहां से भी आपका प्रश्न आ सकता है कि क्या भारत एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है भारत में, तो क्या आंदोलन में भी इसका प्रभाव था? बिल्कुल था। राष्ट्रीय आंदोलन में की प्रकृति भी मूलतः पुरुष प्रधान ही थी, पुरुष प्रधान ही थी, और महिलाएं घर में रहा करती थी। तो क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में पुरुष ही आए शुरू में, और उनकी मानसिकता भी पुरुषवादी ही थी। पुरुषवादी मानसिकता मतलब कि जो भारत में पारंपरिक तरीके से जो रहा है, तो वो उसी मानसिकता वाले लोग पहले आए थे। पहले उन्हीं में राष्ट्रवाद की भावना का उदय भी हुआ, वही आगे भी आए। और महिलाओं की बराबरी की बात करने वाले लोग थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को आना चाहिए, जुलूस प्रदर्शन धरने में हिस्सा लेना चाहिए, अभी लोगों को संदेह था। राष्ट्रीय आंदोलन पर इवन जितनी किताबें लिखी गई हैं, उसमें भी महिलाओं की सहभागिता की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा इनके योगदान को स्थान नहीं मिला है। आप इतने नेताओं का आप देखते हैं, लेकिन आप जितनी भी महिलाएं रही, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इसमें आपकी उषा मेहता, अरुणा गांगुली, जो अरुणा आसफ अली के नाम से जानी गई, गीता दत्त, कल्पना वाडोदर, इन सबको कितना मिला? बहुत ज्यादा नाम नहीं है इन लोगों का। अगर आपकी इतिहास की पुस्तक में इन पर एक बड़े बड़े चैप्टर्स हो तो आप क्यों नहीं पढ़ोगे? तो अभी तक इनको स्थान नहीं मिला है। और काफी इन लोगों ने, कमला चट्टोपाध्याय, विजेता पंडित जो कही गई बाद में, पहले उनका नाम सू से उनका एक दूसरा नाम था। तो ये देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं का है। और ये जो है पूरा जो पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की जो दुनिया, आप जानते हैं कि भारत में चार दीवारी तक ही सीमित थी। पर फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ तिलक ने इनिशिएटिव ली, और उसके बाद असहयोग में गांधी जी के नेतृत्व में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें लिया। तो इसमें जितनी भी महिलाओं ने भाग लिया, मतलब उन्होंने ये बताया कि हम चार दीवारी में थे, लेकिन हमारी नेतृत्व क्षमता कुछ पुरुषों से कम नहीं है। तो इन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने संघर्ष किया, महिलाओं ने। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि जब तक हमारी मां बहनों का योगदान नहीं होता इस स्वतंत्रता आंदोलन में, तब तक स्वतंत्रता संभव नहीं था। तो इस संघर्ष में क्योंकि हमारी मां बहनों ने अपना योगदान दिया, इसीलिए स्वतंत्रता संभव हो पाया। और ये वो बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से, प्रतीकात्मक रूप से कस्तूरबा को साथ लेकर चलते थे। गांधी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी का ये विश्वास था कि जो कुछ लोगों से करवाना है उसको स्वयं करो पहले। तो स्त्री पुरुष समानता की जो वो बात करते थे, तो उन्होंने कस्तूरबा को हमेशा साथ में रखा, और जहां गए, जेल तक कस्तूरबा साथ में गई हैं। तो ये एक तरह से लोगों के लिए एक तरह से सबक था, लोगों के लिए सीख थी। ठीक है, तो लेकिन मतलब आजादी के 70 साल बाद भी अगर महिलाएं समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं, तो ये एक विडंबना ही कहा जाएगा कि देश के राष्ट्रपिता
इनके नेतृत्व में इतना विश्वास करते थे। तो इतिहास में अगर हम लोग बात करते हैं तो इतिहास लिखने वाले भी पितृसत्तात्मक समाज के रहे, और उन्होंने इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में भी नहीं बताया, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है जो बताए कि हाँ इस समय एक उषा मेहता पर क्वेश्चन आ गया था कि ऑल इंडिया रेडियो चलाया था, तो आप उषा मेहता को जानते हो, थोड़ा सा सरोजनी नायडू के बारे में जानते हो। तो इतिहास में शुरू से ही औरतों की भूमिका अदृश्य टाइप की रही है, क्योंकि जो है इतिहास लिखने वाले भी ऐसे ही, कोशिश नहीं की गई कि जो प्रतीक हैं, लोक गाथाएं हैं, जो गीत हैं जिसमें कई ऐसी महिलाओं का वर्णन आता है, उनसे सीखें क्यों इन महिलाओं के बारे में आखिर बातचीत की गई है, उसको सीखें। तो ये देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल का एक जुलूस है जो महिलाओं ने निकाला है, और इसमें आपको देख पा रहे हैं, आपको हर तरह की महिलाएं, बच्चा भी शामिल है इसमें, तो महिलाएं इसमें कर रही थी, भागीदारी इनकी काफी रही। तो अब बात करते हैं कि जो मुख्य आंदोलन रहे उसमें महिलाओं का कहां कहां योगदान रहा। तो 1857 से लेकर 1942 तक की आजादी में महिलाओं का अगर हम लोग संघर्ष की बात करते हैं तो दुर्गा भाभी से लेकर दुर्गा देशमुख तक कई नाम है, हजारों गाथाएं हैं, लेकिन आप सिर्फ लक्ष्मीबाई को जानते हो। क्यों? तो कम ही जगह दिया गया है। तो आजादी की जब लड़ाई शुरू हुई तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती थी कि समाज में स्त्री पुरुष के बीच विभेद के खिलाफ आगे आना। महिलाओं के लिए चैलेंज ये नहीं था कि राष्ट्रीय आंदोलन में बस जाना है, भाग लेना है, आपको अंग्रेजों का सामना करने की आपके भीतर हिम्मत नहीं है। समस्या यहाँ नहीं थी। जो समस्या थी वो ये थी कि वो घर में वो महिलाएं, जैसे आज महिलाएं विभेद का सामना कर रही हैं, उस समय घर में महिलाएं उस विभेद का सामना कर रही थी। उनको उस विभेद से निकलकर आंदोलन में आना था और अपना नेतृत्व क्षमता दिखाना था। तो सबसे पहले घर में उस विभेद का सामना करना था। तो चुनौती ये दोहरी थी, ना उनको एक विदेशी शासन से लड़ना था, बल्कि घर में हो रहे विभेद से ऊपर आकर के विदेशी शासन से लड़ना था। तो सत्ता का संघर्ष था इसके पीछे, भाई सत्ता किसकी रहेगी, पुरुष की या स्त्री की। हमेशा इसी सत्ता को लेकर के स्त्रियों को दबाया गया, और ये आंदोलन में भी दिखा, ये आंदोलन में भी। तो ये जो हमारे यहाँ पर मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये सत्ता किसकी रहेगी, ये हमेशा चलता रहा है कि सत्ता किसकी रहेगी। जो राजनीति में आ जाते हैं वो राजनीति में अपनी सत्ता को रखना चाहते, जो राजतंत्र था, जो राजा मतलब राज सिंहासन को लेकर अपनी सत्ता, अपनी सिंहासन को बचाने के लिए संघर्ष चला। राजनीति में भी अभी कुर्सी को बचाने के लिए संघर्ष चलता है। वैसे ही घरों में, घर जो कि एक छोटी सी इकाई है, वैसे ही घरों में भी इस सत्ता को लेकर संघर्ष चलता है कि चलेगी किसकी, स्त्री की या पुरुष की। क्योंकि ये बाकी तो बच्चे होते हैं, ये दो डिसीजन मेकर होते हैं जो दोनों लगभग हम उम्र, पर वहां पर किसकी चलेगी। तो ये हमेशा से होता रहा है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो महिलाएं इस विभेद से ऊपर आईं, उसमें सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मृदुला साराभाई, ये सब प्रांतीय स्तर पर बात करें, ये सब तो काफी फेमस हुई नेशनल लेवल पर। प्रांतीय स्तर पर भी केरल में एनी मैस्करीन थी, ये एवी कुट्टी मल्लुअम्मा थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में दुर्गाबाई थी, दुर्गाबाई देशमुख। यूपी में रामेश्वरी नेहरू थी, बी अमन थी। दिल्ली में सत्यवती देवी थी, इन्हीं के नाम पर सत्यवती कॉलेज है, सत्यवती देवी, सुभद्रा जोशी। मुंबई में हंसा मेहता, उषा मेहता, ये दूसरी महिलाएं थी।
मैं इन सब के बारे में आज की क्लास में कुछ के बारे में बताऊंगी और मैं इन सब के बारे में आप लोगों को एक क्लास लेकर आऊंगी जिनमें ज्यादा बात नहीं की गई है। अब तक जिन के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो गांधीवादी फेज में आंदोलन में महिलाओं ने कैसे कैसे हिस्सा लिया उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रकृति रही, मतलब ऐसी रही कि इसमें आप प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर आप अंतर नहीं कर सकते। अंतर वो बहुत मुश्किल था। सब एक मिलकर, जैसे आज क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियों में कर लेते, उस समय ऐसा नहीं था। तो बहुत सारी महिलाओं ने प्रांतीय स्तर पर शुरुआत की और फिर वो केंद्रीय स्तर तक पहुंच गई, क्योंकि उस समय खुल के मौका था। लोग राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, न कि कुर्सी के लिए। तो भारतीय महिलाओं के अलावा कुछ विदेशी महिलाओं ने भी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया। तो एनी बेसेंट और मार्गरेट कुजिन, ये आयरिश महिलाएं थी और इन्होंने अपने ज्ञान को, जो आयरलैंड में जो ब्रिटिश शोषण के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, उस अनुभव को इन्होंने भारत में इस्तेमाल किया और भारतीयों की मदद की। गांधी के आसपास हमेशा ऐसी महिलाएं रहीं। गांधी की आलोचना भी की जाती है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी ने हमेशा इनको पुत्रवत ही समझा, पितृवत रहे। तो कुछ महिला समितियां बनी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। 20वीं सदी की शुरुआत में कई शहरों में महिला समितियां बनी, ये जागरूक करती थी। ये महिला समितियां घर घर जाकर महिलाओं को अखबार पढ़कर सुनाती थी और बताती थी कि देश में चल क्या रहा है। साथ में ये भी बताती थी पढ़ना सिखाना और राष्ट्रीयता फैलाना, महिलाओं के भीतर जागरूकता फैलाना, ये सारे काम करती थी वो। तो स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहले कुछ महिलाएं दिखी थी। उसी के तर्ज पर कई महिला संगठनों की स्थापना की गई, कई महिला संगठनों की। तो उसमें कुछ प्रमुख मैं आपको बताती हूं। महिला शिल्प समिति एक थी और एक थी लक्ष्मी भंडार समिति। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय रही महिला समितियों में। तो महिला शिल्प समिति की जो जो संस्थापिका रही वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, हिरोनमोई देवी। और लक्ष्मी भंडार समिति की थी सरला देवी। बाद में सरला देवी चौधरानी के नाम से जानी गई। ठीक है, तो इन लोगों ने की थी और इस समिति ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। इसी तरह 1907 में एक हितैषणी सभा नामक एक महिला समूह ने स्वदेशी सामानों की प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इन महिला समितियों ने, क्योंकि स्वदेशी चल रहा था और स्वदेशी के बारे में बताना था। तो जो महत्वपूर्ण कुछ आंदोलन हुए, जैसे असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही उस पर बात करते हैं, क्योंकि इन आंदोलनों में महिलाओं की जो भागीदारी रही वो बड़े स्तर पर रही। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का कितना इसमें योगदान रहा। ठीक है, हाँ, ये मत भूलिएगा हमेशा कि गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को जोड़ने में। गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, गांधी जी की। तो ये है सरोजनी नायडू। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग महिलाएं और असहयोग की। हालांकि ये फोटो दांडी मार्च का है, हमेशा याद रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन में 1920 में जो गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो रही वो राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसी ने इसको समर्थन दिया था। तो मतलब कांग्रेस के तहत ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के तहत ही शुरू हुआ और इस आंदोलन को सफल बनाने में उस समय की बड़ी महिला राजनेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। और आप ये मतलब स्वदेशी आंदोलन में मतलब उच्च वर्ग की कुछ महिलाएं निकली
जैसे टैगोर की भतीजियों की हमने बात की, तो उच्च वर्ग की कुछ महिलाएं। लेकिन यहां पर समाज के हर वर्ग की महिलाएं जुड़ी। असहयोग आंदोलन में समाज के हर वर्ग की महिलाएं जुड़ी। जैसे असहयोग आंदोलन से समाज का हर तबका जुड़ा, हर वर्ग जुड़ा, वैसे ही इस आंदोलन से भी, इस आंदोलन में भी मतलब महिलाओं के वर्ग में भी हर वर्ग जुड़ा और इन्होंने अपने जीवन का एकदम ध्येय बना लिया, आजादी, आजादी। और ये देखिए बहुत सारे पुरुषों के साथ, ये आपको दिखेंगी, उस समय की पेंटिंग है कि यहाँ पर भी महिलाएं जो पानी लेकर जा रही है, भाई रास्ते में प्यास भी तो लगेगी लोगों को। तो इस तरह से इन लोगों ने भाग लिया। तो आप जानते हैं कि असहयोग और खिलाफत साथ साथ चला था। तो उत्तर प्रदेश में जो खिलाफत के लिए जो अली बंधु थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, उनकी माँ बी अमन, इनका मतलब ओरिजिनल नाम जो था, असली नाम जो था वो आबादी बानो बेगम था, आबादी बानो बेगम। तो ये जो बी अमन है, बी अमन को ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मतलब उनके इस ऊर्जा के लिए, इनके ऊर्जावान प्रयासों के लिए इनको जाना गया। तो बी अमन एक लोकप्रिय नाम था और ये बहुत साहसी महिला थी, बहुत साहसी, और अली बंधुओं की माता। तो इन उस समय बहुत चर्चित महिला रही और इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर खिलाफत असहयोग का नेतृत्व किया था। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा असहयोग आंदोलन का, वो रहा जेल जाना, महिलाओं का जेल जाना। ठीक है, जेल जाना, क्योंकि असहयोग आंदोलन के पहले गांधी महिलाओं के जेल जाने के खिलाफ थे। वो कहते थे कि असहयोग आंदोलन से ही एक तरह से गांधी का तो बड़ा आंदोलन असहयोग ही रहा, और उसी में गांधी कहते थे कि महिलाएं जेल नहीं जाएंगी। तभी जो है 1921 में चित्तरंजन दास जो है, चित्तरंजन दास की पत्नी और माता गिरफ्तार हुई, और जिस साहस से उन्होंने सामना किया आंदोलन का, वो गांधी जी के लिए थोड़ा सा प्रेरणादायी रहा। और गांधी जी ने फिर महिलाओं के लिए जेल जाने के लिए भी अनुमति महिलाओं को दे दी। फिर तो असहयोग आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया और विरोध किया और जेल भी गई। इसके साथ साथ गांधी ने 1921 के अंत तक गांधी ने एक चीज और किया कि उन्होंने कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, उसमें उन्होंने कहा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले, मतलब अधिवेशन में महिलाएं हिस्सा ले। जो अधिवेशन चलता था 5 दिन 6 दिन। तो गांधी जी की इस गुजारिश पर बहुत सारी महिलाओं ने इसमें भाग लिया। विशेष रूप से यूपी की महिलाओं ने इसमें ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन किया। और ये महिलाओं के लिए एक अलग अनुभव था, घर से बाहर निकलकर, जहां पर पूरे देश के लोग आए हैं। और ये जो साबरमती आश्रम में, अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, और वहां पर साबरमती आश्रम में रहना, एक सात्विक जीवन जीना, संयम पूर्ण जीवन जीना, आश्रम की सफाई, सबके लिए सेवा, ये महिलाओं के लिए एक अद्भुत अनुभव था। तो कमला नेहरू गई थी, विजेता पंडित, कमला नेहरू, इनके अतिरिक्त बेगम मोहम्मद अली गई थी, हसरत मोहानी की बेगम गई थी, श्रीमती एम ख्वाजा, उमा नेहरू, सरला देवी चौधरानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, जो मैंने आपको बताया, पंजाब से अनसुईया साराबाई गुजरात से, अब ये चौधरानी पंजाब से आई थी, इनकी शादी हुई थी उधर। तो ये सब, इन सभी महिलाओं ने इसमें भाग लिया था फिर इस अधिवेशन में, और यहां से फिर सबने अधिवेशन में भाग लेना शुरू किया। ठीक है, अवध में उसी समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। तो किसान आंदोलन जो चल रहा था, बाबा रामचंद्र की अगुवाई में अवध किसान सभा की जो स्थापना हुई थी,
उसमें बाबा रामचंद्र देव की पत्नी जग्गी देवी एक बड़ सक्रिय नाम थी, चर्चित चर्चित और सक्रिय नाम थी जग्गी देवी। तो ये इनका भी एक महत्वपूर्ण नाम आता है असहयोग आंदोलन के दौरान ही, क्योंकि ये साथ साथ सब चल रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस तरह से महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो नमक सत्याग्रह, अभी पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से बात किया था कि नमक सत्याग्रह की तुलना सुभाष चंद्र बोस पेरिस मार्च से करते हैं। कहते हैं कि उसका ऐतिहासिक वही महत्व है। आपको मैं जब नमक सत्याग्रह पढ़ा रही थी तब भी मैंने पढ़ाया था कि अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने मजाक उड़ाया था गांधी का कि एक दिन भी नहीं चलेगा ये, 24 माइल तो बहुत दूर की बात है। और जिस तरह गांधी चले, पहुंचे, नमक बनाया, उस टाइम मैगजीन का भी वो चेंज हो गया, बदल गया धारणा। तो ये मील का पत्थर साबित हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो इसमें हुआ ये था कि इसमें गांधी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च से की थी, आपको पता है। तो इसमें गांधी ने शुरू में जो है गांधी ने मना कर दिया था, महिलाओं को मना कर दिया था। तो जब गांधी अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चले तो उन्होंने कहा था कि कोई भी महिला इस मार्च का हिस्सा नहीं होगी। तो इस पर कमला देवी चट्टोपाध्याय ने एक उनको पत्र लिख करके कहा कि ऐसा क्यों, हमें भी होना चाहिए। फिर गांधी ने खुद ही कह दिया था कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। गांधी ने फिर खुद ही कह दिया था कि कोई बात नहीं, मतलब ये नमक सत्याग्रह में हर व्यक्ति मुक्त है अपना अपना योगदान देने के लिए। इसको महिलाओं ने वैसे लिया कि हाँ अनुमति मिल गई। और फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजनी नायडू, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजनी नायडू जैसी महिलाओं ने फिर इसमें हिस्सा लिया और ये साबित कर दिया कि महिलाएं आंदोलन का हिस्सा बनकर राष्ट्र के लिए संघर्ष कर सकती हैं। फिर तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महिलाओं के लिए जाना गया। शराब की दुकानों पर धरना देना, विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना, ये इस तरह की जो है महिलाओं ने फेरियां लगाना, जागरूक करना, महिलाओं ने खूब इसमें अपना काम किया। जो कमला देवी थी वो जन प्रत्यक्ष अभियान में जुड़ी और उन्होंने जो है मतलब इसको जो है एक सेवा दल का गठन किया। एक स्वयंसेवी संस्था था, एक सेवा दल का गठन किया और सेवा दल के लिए मतलब उन्होंने एक महिला शाखा के लिए यह आसान कर दिया सेवा दल का गठन करके कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसका निर्देश निकालकर उसका आयोजन किया जा सके कि अब क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। एक टाइम टेबल बनवा दिया उन्होंने, एक टाइम टेबल बनवा दिया। और ये वही समय था कि मतलब एक तरह से जेंडर समीकरण भी बदल रहे थे। अगर कभी भी आपका इस टर्म पर क्वेश्चन आता है तो जेंडर समीकरण यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो लैंगिक भेदभाव के खिलाफ भी लड़ाई की देश की स्वतंत्रता के साथ साथ। और उस समय ये समीकरण भी बदला, ये लैंगिक समीकरण भी बदल रहे थे उस समय। अब महिलाएं धीरे धीरे जो है स्वतंत्र हो रही थी, अपने पतियों का चुनाव कर रही थी, कुछ अविवाहित रहने का निर्णय ले रही थी और कुछ अपने पतियों को छोड़ भी रही थी, पतियों से दूर रहने का भी निर्णय ले रही थी। यानी आप कह सकते हैं कि यहां से जो है शुरू हो रहा था महिलाओं का एक तरह से सशक्तिकरण भी शुरू हो रहा था, मतलब महिलाएं जागरूक हो रही थी। तो इस समय का मैं आप लोग को एक दो एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। जैसे इस समय का एक उदाहरण है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मतलब सुचेता कृपलानी का नाम। अभी मैं आज ही पढ़ाऊंगी सुचेता कृपलानी।
सुचेता कृपलानी जो है, सुचेता कृपलानी का जो है गांधी के आश्रम में ही उनके अतरंग अनुयायी, खूब क्लोज फॉलोअर जयंत कृपलानी थे। ठीक है, जयंत कृपलानी। तो जो सुचेता थी वो सुचेता गांगुली थी, बंगाली। सुचेता गांगुली को जयंत कृपलानी से प्रेम हो गया था और वो शादी करना चाहती थी। और ये जयंत कृपलानी इनसे उम्र में काफी बड़े थे। तो गांधी इस विवाह के विरुद्ध थे। फिर सुचेता ने जयंत कृपलानी से विवाह किया और गांधी को ये वचन दिया कि हम कभी बच्चा नहीं पैदा करेंगे, ताकि हम गृहस्थ के दायित्वों के साथ बंद कर देश की सेवा न कर सके। तो हम इसलिए बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हम आजीवन निसंतान रहेंगे, देश की सेवा करेंगे। और इन्होंने कभी विवाह किया पर बच्चे नहीं किए इन्होंने। एक और दूसरा आपका उदाहरण है जयप्रकाश नारायण का, जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो जयप्रकाश नारायण की पारंपरिक तरीके से जयप्रकाश नारायण का विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। तो इन्होंने भी, जयप्रकाश नारायण प्रभावती देवी ने भी ये निर्णय लिया था, इन्होंने भी ये निर्णय लिया था कि हम पूरी तरह से सिर्फ देश की सेवा करेंगे और अपनी गृहस्थी नहीं बढ़ाएंगे। और पूरी तरह से ये लग गए थे। इसी तरह आसफ अली और अरुणा गांगुली की कहानी है, जिनको आप पढ़ते हो ना, बहुत बार आप कंफ्यूज होते थे अरुणा आसफ अली। कई बार स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि अरुणा आसफ अली स्त्री या पुरुष। तो इसमें अरुणा स्त्री थी, ठीक है, और आसफ अली पुरुष। तो ये अरुणा गांगुली भी सुचेता गांगुली की तरह ही, अरुणा गांगुली थी, सुचेता मजूमदार थी, ठीक है। तो अरुणा गांगुली ने भी आसफ अली, उनसे जो कि उम्र में बड़े थे, उनसे विवाह किया इन्होंने भी, पर देश की सेवा करती रही थी। तो इसी तरह से आपका भी रखमाबाई का पूछा है, रखमाबाई। तो रखमाबाई जिनका बाल विवाह हो गया था, पर वो पति के पास जाने को तैयार नहीं हुई। तो ऐसे कई उदाहरण आपको उस समय मिलेंगे। यानी जेंडर समीकरण बदल रहा था, स्त्रियां धीरे धीरे थोड़ा सा स्वतंत्र हो रही थी स्वतंत्र, और अपने निर्णय ले रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान रहा? तो ये सबसे बड़ा आंदोलन था। 1930 में अगर स्वयं आगे आई महिलाएं, तो इसमें महिलाओं की भूमिका काफी सार्थक रही, काफी सार्थक, क्योंकि बड़े नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे। तो महिलाएं जो गिरफ्तार नहीं हुई थी, उन्होंने इस आंदोलन की जटिलता को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, और अब उनको पता था कि किस तरह से इस आंदोलन को आगे लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी नेता गिरफ्तार हैं और यही बची हुई हैं। किस तरह से गिरफ्तारी से बचा जाए, और किस तरह से इस आंदोलन को आगे लेकर जाया जाए, इसके लिए महिलाओं ने खूब रणनीति बनाई। कोई इनका मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, पर इन्होंने ना सिर्फ रणनीति बनाई बल्कि आंदोलन को आगे भी बढ़ाया। तो पैम्फलेट तैयार करती थी, वही जो चिपकाते हैं, पर्चे तैयार करती थी। उसमें प्रतिबंधित साहित्य, वही राष्ट्रवादी जो साहित्य जिसमें जागरूकता की बात होती थी, जोश दिलाने के लिए बात होती थी कि एकदम आप देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाइए, उनके प्रसारण पर रोक लगा दिया गया था। रेडियो के प्रसारण पर रोक लगा दिया। इन सब को उन्होंने चलाया। पर्चे भी बांटे, प्रतिबंधित साहित्य का भी वितरण किया, और
रेडियो रेडियो का भी प्रसारण किया अंडरग्राउंड होकर। तो उषा मेहता, ये क्वेश्चन आपका जब से आ गया आप भूलते नहीं हो। तो उषा मेहता, इन्होंने विट्ठल भाई झावेरी, बाबू भाई खांकर और राम मनोहर लोहिया, ठीक है, विट्ठल भाई झावेरी, बाबू भाई खांकर और राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर बंबई में एक स्वतंत्र रेडियो की स्थापना 3 सितंबर 1942 से 12 नवंबर 1942 तक की। प्रसारण चलता रहा। एक स्वतंत्र रेडियो की स्थापना की जिसका प्रसारण 3 सितंबर 1942 से 12 नवंबर 1942 तक, जिसका प्रसारण चलता रहा। और ये जहां जहां पर जाते थे, ये अपनी लिखती हैं अनुभव में कि जहां जहां पर ये लोग जाते थे अपने प्रसारण यंत्र को साथ साथ लेकर चलते थे। तो ये थी महिलाओं की भूमिका। एक इस पे जो है, इसी में मैंने एक वो देखा था कि जो अहमदाबाद का जो जिलाधीश था, तो साबरमती आश्रम की महिलाओं ने ये निर्णय लिया कि वो जाकर राखी बांधेंगी। जो कलेक्टर था, जो जिलाधीश था, उसको राखी बांधेंगी। तो वो गई, उसके आवास पर गई, कलेक्टर के आवास पर गई। तो कलेक्टर समझ गया कि भारत में राखी का मतलब क्या होता है, रक्षा। तो अगर मैंने इनसे राखी बंधवा ली तो मैं इन महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर पाऊंगा, अरेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो वो जैसी सुना कि महिलाएं आ गई हैं, तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि इनको अच्छी तरह से इनका स्वागत करो, अच्छी तरह से स्वागत करो। ये उसकी जब महिलाएं उनके घर पे पहुंची, उनकी वाइफ आई, कलेक्टर की वाइफ आई, और उसने खूब अच्छी तरह से खूब पकवान खिलाए पिलाए, बात में उलझाए रही। और बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब कलेक्टर साहब बाहर नहीं आए तो पता चला कि वो पीछे के गेट से बाहर चले गए हैं, राखी नहीं बंधवाई। तो महिलाओं ने मूल्य स्थापित की थी। और ब्रिटिशर्स में भी ऐसी बात नहीं है कि ठीक है, वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो सिस्टम का हिस्सा थे और उनका काम था औपनिवेशिक शासन को बनाए रखना, उसका साथ देना। पर ये भारतीय कुछ वैल्यूज जो थे उसको ये समझते थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो प्रमुख महिला नेता रही, उनमें कुछ की बात मैं आज करूंगी, ठीक है, कुछ की बात। तो सबसे पहले सरोजनी नायडू की बात करते हैं, जिनके बारे में आप बहुत जानते हो। तो आप जानते हैं कि भारत की कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही। 1925 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। भारत कोकिला इनको कहते हैं। और इनको जो है भारत कोकिला इसलिए कहते हैं कि ये कविता लिखा करती थी, कविता लिखती थी ये, क्योंकि ये इंग्लैंड में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो बहुत अच्छी कविताएं ये लिखा करती थी। गांधी जी से ये प्रभावित हुई थी। 1914 में ये इंग्लैंड में ही गांधी से मिली थी और फिर ये एकदम अपने को इन्होंने न्यौछावर कर लिया था देश प्रेम, देश के लिए, ठीक है। फिर 1932 में सरोजनी नायडू ने दक्षिण अफ्रीका में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और स्वतंत्रता के बाद सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी, ठीक है। कई तरह से प्रोत्साहन दिया उन्होंने। ये जो देख रहे हैं ये उषा मेहता हैं, ऑल इंडिया रेडियो वाले। आपको देख के लग रहा होगा ना कोई मॉडर्न डीजे, मेरे उससे फ्रेम से थोड़ा ढक गया है पर फिर भी आपको थोड़ा फेस दिख रहा होगा। तो आपको कोई मॉडर्न डीजे जो रेडियो आज के डेट में चलाती हैं, उनसे ये बिल्कुल अलग हैं। आप देख पा रहे हैं, उनसे ये बिल्कुल अलग है। उषा मेहता एकदम आपको देख के बिल्कुल एक भारतीय नारी की तरह लग रही हैं ये, पर ये इन्होंने रेडियो चलाया था और भूमिगत रहकर, और जन गण मन से ये शुरू होता था। जन गण मन से शुरू होता था, वंदे मातरम से इनका प्रोग्राम 15-20 मिनट का आता था, खत्म होता था। इनकी आवाज मतलब आप एक तरह से स्वतंत्रता की आवाज बन गई थी, पूरा देश सुनता था इनकी आवाज को। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है
राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका। और ये है आसफ अली, ये देख लीजिए अच्छे से, तो ये आसफ अली हैं। तो ये अरुणा आसफ अली, तो ये पहले अरुणा गांगुली थी, मैंने आपको कहानी सुना दी कैसे आसफ अली से ये मिली आंदोलन के दौरान, उनसे इन्होंने विवाह किया, तो ये अरुणा आसफ अली कहलाई। तो इन लोगों ने भी इन लोगों का मतलब महिलाओं का अगर बात करते हैं तो 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा भूमिका रही। आपको इससे भी क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। तो इन लोगों ने भी भूमिगत रहकर इस आंदोलन को चलाया। तो उषा मेहता के साथ साथ अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें, महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है। तो हरियाणा के एक रूढ़िवादी बंगाली परिवार से थी ये आसफ अरुणा गांगुली, और इन्होंने मतलब जब उसमें हिस्सा लिया, प्रभावित हुई, स्वतंत्र विचारों की हुई और तमाम बंधन तोड़कर एक मुस्लिम से इन्होंने विवाह किया। उस समय ऐसा विवाह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, एक साहसपूर्ण कदम था, और उन्होंने एक मुस्लिम से विवाह किया और फिर अपने को आजादी के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया। और ये वही है सुचेता कृपलानी। सुचेता मजुमदार थी ये कृपलानी बनने से पहले। तो जयंत कृपलानी से मिली, आश्रम में मिली गांधी के, उनसे विवाह किया और राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इन्होंने। और मतलब इनको 1946 में आज़ादी के बाद असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था, जैसे इंतरिम उसमें। और फिर आज़ादी के बाद इन्होंने ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी और भारत की पहली मुख्यमंत्री भी। उत्तर प्रदेश की ही सिर्फ पहली भारतीय स्त्री मुख्यमंत्री नहीं, भारत की भी पहली स्त्री मुख्यमंत्री बनी है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी स्वदेशी आंदोलन से शुरू हुआ, लेकिन गांधी के आने से एक नया आयाम मिला। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक तक महिला शिक्षा, महिला संगठन, राजनीति में भागीदारी, इन्होंने महिलाओं के पूरे जीवन को बदल दिया इन्होंने। ठीक है। और ये महिलाओं की भागीदारी पर अभी इतिहास लिखा जाना बाकी है। और ये महिलाओं के सशक्तिकरण का भी टाइम था, महिलाओं की आज़ादी का भी टाइम था। चार दीवारी से बाहर आकर सड़क पर आना, धरने प्रदर्शन करना, जेल जाना, विधायिका में प्रवेश करना, हर क्षेत्र में आंदोलन ने इनको मौका दिया। और अहिंसक आंदोलन जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, जिसने, उसमें महिलाओं ने सिर्फ भाग नहीं लिया, महिलाओं ने क्रांतिकारी आंदोलनों में भी भाग लिया, वामपंथी आंदोलनों में भी भाग लिया। तो कल्पना दत्त वडोदर वगैरह, जो ये आप लोगों ने चटगांव कांड पढ़ा है, चटगांव कांड में इन्होंने भाग लिया था। इसी तरह वीना दास, उसने एक कलेक्टर को नजदीक से किताब में रिवॉल्वर छुपा कर गई थी और नजदीक से गोली मारी थी। तो महिलाओं ने हर क्षेत्र में भाग लिया। आज का क्योंकि गांधी पर पूरा फोकस था, तो इस पर मैंने आप लोगों से बातचीत की। तो 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है, परसों से कोर्स आपका शुरू हो गया है। आप चेक कर सकते हैं, कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप अपने उस पर ऐप पर चेक कर लीजिए, आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। तो बिल्कुल लेट मत कीजिए, पहले दिन से आप अच्छी तरह से आपकी क्लास रेडी हो, अच्छी तरह से तैयारी हो, कोई भी क्लास ना छूटे, इसके लिए आप एकदम एनरोल्ड हो जाइए। और समाज शास्त्र का भी ऐसे ही शुरू हो जाएगा। और जीएस बैच चल रहा है आपका, जिसमें 3 स्टेप स्ट्रेटजी, एनसीईआरटी, फिर स्टैंडर्ड बुक से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एकदम मेंस को ध्यान रखकर, मेंस को फोकस करके चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। और नोट्स पर बहुत एम्फेसिस रहता है मेरा, नोट्स बनाते जाएंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी। चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलेगा आपका।
तो हिस्ट्री सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ना है तो रिंकू लाइव कोड यूज कीजिए। पूरी तरह से नोट्स कैसे बनाना है, आंसर कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगी। तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर ही आपको मुझे कांटेक्ट करना है। अपने टेलीग्राम में बिना स्पेस का लिखिएगा @रिंकू सिंह हिस्ट्री। तो ये मेरा ग्रुप है, चैट ऑफ है, पर वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। ये मेरा कोड है, तो रिंकू लाइव कोड जरूर यूज करें और आप मुझे बताएं कि आप मेरे कोड से आए हो, मुझे भी वैसे पता चल जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।